बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। जिस मुल्क में ये लोग रहते हैं, जहाँ पे इनकी जायदादें हैं, जहाँ इन्होंने अपने बच्चों को नेशनैलिटीज़ लेकर दी हुई हैं, हालांकि देसी हैं, यहाँ गवाल मंडी की पैदावार है और यहाँ के रहने वाले हैं, इंडिया से पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में गवाल मंडी और यहाँ पे कारोबार किया, तो देसी लोग हैं। लेकिन बरतानिया की नेशनैलिटी अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को लेकर दे रहे हैं शरीफ ख़ानदान के लोग। वहाँ से भी कुछ नहीं सीखते। वहाँ जो वज़ीर आज़म है उसने 1.5 महीने के अंदर अंदर इस्तीफ़ा दे दिया है, यानी 2 महीने से भी कम वक्त में वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया। क्यों? ज़रा थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। लिज़ ट्रस इनकी वज़ीर आज़म है बरतानिया की। हाल ही में वो वज़ीर आज़म मुंतखब हुई थी। उन्होंने कुछ वादे किए थे अपनी कौम से और 6 हफ्तों में उनको आइडिया हो गया कि वो वादे पूरे नहीं कर पा रही। जो वजूहात हैं बड़ी बड़ी वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे इनका पूरा नाम जो है मैरी एलिज़ाबेथ ट्रस, ये इनका पूरा नाम है। 1975 में ये बरतानवी शहर ऑक्सफोर्ड में पैदा हुई थी और तवानाई के मामला जो हैं वहाँ पे उनकी कीमतें कम करने का इनका वादा था। ज़्यादा तब्दीली ये नहीं ला सकी। नेशनल इंश्योरेंस में रियायत इन्होंने कुछ दी है और इनका एक नारा था कि हम कम टैक्सेस वसूल करेंगे और बरतानिया को या बरतानिया के शहरियों को ज़्यादा तरक्की देंगे। ये इनके नारे थे। 6 हफ्ते के अंदर इनको आइडिया हो गया कि ये उस तरीके से काम नहीं कर पा रही और फिर इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। इनकी कैबिनेट ने भी रिज़ाइन किया, इन्होंने भी रिज़ाइन किया। अब बरतानिया जो है वो दोबारा से एक नए वज़ीर आज़म की तलाश में होगा और एक नया वज़ीर आज़म उनका बन जाएगा। अब उसको कहते हैं मदर ऑफ़ ऑल डेमोक्रेसीज़, यानी तमाम जितनी जमहूरियतें हैं दुनिया में उन सब की माँ जो है वो बरतानिया में है। और हम बरतानिया के अंदर रहते ज़रूर हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे रखते हैं, अपने बच्चों को वहाँ पे रखते हैं, अपना इलाज वहाँ पे रखते हैं, अपनी छोटी मोटी सर्जरियाँ वहाँ पे रखते हैं। तमाम चीज़ें वो हम बरतानिया से करवाते हैं। हमारी प्लास्टिक सर्जरी है या कुछ भी है, जो भी चीज़ें हमें करनी है वो हम बरतानिया से करवाएंगे। लेकिन हम उनकी सियासत से कुछ सीखेंगे नहीं। हम वहाँ से सीखने के लिए भी तैयार नहीं हैं। रहना वहाँ चाहते हैं क्योंकि वो मुल्क बहुत अच्छा है। अपने मुल्क को वैसा नहीं बनाना चाहते क्योंकि अपने मुल्क को वैसा बनाने के लिए आपको अपने कुछ उसूल तोड़ने पड़ेंगे और बेहतर उसूलों को अपनाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर आप शहबाज शरीफ का मवाजना कर लें बरतानवी वज़ीर आज़म लिज़ ट्रस से, तो शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं बिजली सस्ती करूँगा, आकर मज़ीद महंगी कर दी। पेट्रोल सस्ता करूँगा, आकर मज़ीद महंगा कर दिया। महंगाई कम करूँगा, आकर 3 गुना ज़्यादा कर दी। इन्होंने कहा था कि मैं एक्सपोर्ट्स को बढ़ा दूंगा, एक्सपोर्ट्स कम कर दी। रेमिटेंसेस बढ़ जाएंगी, वो भी कम कर दी। और जो टैक्स कलेक्शन है उसके अंदर बड़ा अच्छा इजाफा करेंगे, वो भी कम कर दिया। बेशुमार चीज़ें, यानी घी की कीमत हो, आटे की कीमत हो, दीगर चीज़ें हो, तमाम किल्लत हर चीज़ की हम दूर कर देंगे। लेकिन ठीक नहीं कर पाए, बल्कि हर चीज़ को पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत छोड़ने पर तैयार नहीं है। फ़र्क क्या है? लिज़ ट्रस को ये पता था कि वो हुकूमत छोड़ेंगी और छोड़ने के बाद नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेंगी। लेकिन शरीफ ख़ानदान ये जानता है, उन्हें इस बात का आइडिया है कि अगर उन्होंने हुकूमत को छोड़ दिया तो कानून उन्हें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है, 2 नबरियाँ की हुई है, मुल्क के वसाइल को लूटा हुआ है, पाकिस्तान से बाहर जो है वो दौलत पहुँचाई हुई है, तो मनी लॉन्ड्रिंग की सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। लिहाजा उन्होंने कवानीन को तब्दील किया, हुकूमत में आए और अब वहाँ पे चौड़े होकर बैठ गए कि हम हुकूमत छोड़कर नहीं जाएंगे। अवाम दिन रात एहतजाज कर रही है। तमाम इदारों के अंदर बैठे हुए लोग जो हैं वो बेचैनी का शिकार हैं। पाकिस्तान के तमाम तबकात परेशान और बेचैन हैं। लेकिन इसके बावजूद ये हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो इसलिए कि इनको इस बात का आइडिया है कि जिस वक्त हुकूमत छोड़ी तो ये मामला हुकूमत छोड़ने का नहीं है, ये मामला सर्वाइवल का है। ये मामला उस पैसे को बचाने का है जो पैसा हमने किसी भी तरह करके पिछली कई दहाइयों में कमाया है। और इमरान खान साहब जो हैं वो छोड़ने का नाम नहीं लेते। वो अभी भी जब बात करते हैं वो कहते हैं मैं कवानीन सख्त करूंगा। अभी भी जब बात करते हैं वो कहते हैं कि मैं लूट का पैसा इनसे बरामद करूंगा। बहरहाल NRO 2 फिलहाल इन्होंने मुकम्मल कर लिया है, लेकिन क्या ऐसे जान छूटेगी? ऐसे जान छूटती दिखाई तो नहीं दे रही। दूसरी जानिब कुछ अजीबोगरीब हरकतें भी ये हुकूमत कर रही है, यानी इस्लामाबाद में कंटेनर्स पर कंटेनर पहुंचाई जा रही है। जैसे जैसे उन्हें लगता है कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेकर आएंगे, वैसे वैसे वो कंटेनर्स की तादाद इस्लामाबाद में बढ़ाते चले जाते हैं। अब ज़रा लॉन्ग मार्च के बारे में 2-3 चीज़ें बहुत क्लियर कर लें। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए है और ये इंफॉर्मेशन बेस्ड भी है और इसमें मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है। मैं आपको बड़ा क्लियरली बता देता हूँ कि अगर इमरान खान के लॉन्ग मार्च में
20 लाख लोग निकल आए, यानी खैबर पख्तूनख्वा से अगर 5-6 लाख लोग, पंजाब से अगर कोई 10 लाख लोग और बाकी एरिया से अगर बाकी लोग निकले और 15 से 20 लाख लोग इस्लामाबाद की तरफ बढ़ते चले गए, तो फिर तो इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च कामयाब हो जाएगा। ऐसी सूरत में इदारे हाथ खड़े कर देंगे और हुकूमत को ये कहेंगे कि आप बैठकर बातचीत को हल कर लें, चाहे अदालत हो, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, कोई भी हो। वो यही चाहेंगे कि पॉलिटिकल मामला है, पॉलिटिकल जमातें बैठें और बैठकर हल करें। और पाकिस्तान की अवाम अगर चाहती है कि इंतखाबात में जाना है तो फिर इंतखाबात में जाइए, लेकिन ये तब होगा जब 15 से 20 लाख लोग इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे और उनमें ये कैपेसिटी होगी कि वो चंद दिन इस्लामाबाद को घेर कर बैठ सकें। लेकिन अगर इमरान खान साहब के साथ 2-3 लाख बंदे आते हैं, इससे ज़्यादा बंदे वो इकट्ठे नहीं कर पाते, यानी खैबर पख्तूनख्वा 1 लाख बंदा भेज देता है, पंजाब से 1-1.5 लाख बंदा आ जाता है और बाकी जगहों से कोई 50,000 बंदा इकट्ठा हो जाता है, तो 2-3 लाख बंदे अगर जाएंगे तो याद रखिएगा उनकी तादाद कम होती चली जाएगी। 2-3 दिन के अंदर अंदर बंदों की तादाद 1 लाख से कम हो जाएगी और उसके बाद इदारे या एस्टेब्लिशमेंट या अदलिया, वहाँ से भी बहुत सख्त फैसला आ सकता है कि किसी जत्थे से ब्लैकमेल नहीं होना। ये कौम की आवाज़ दिखाई नहीं दे रही, यानी ये कौम की आवाज़ नहीं है, बल्कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी की ख्वाहिश है, जिस ख्वाहिश की तकमील में उस पॉलिटिकल पार्टी ने 2-2.5 लाख बंदा जमा किया था, जिनमें से बेशतर अब वापस जा चुके हैं। ये 2 सिनेरियोज हैं, मैंने आपके सामने रखे हैं। एक सिनेरियो ये है कि अगर तो लॉन्ग मार्च करना है तो फिर इतना बड़ा करना है, 15 से 20 लाख लोगों को लेकर आना है इस्लामाबाद तक और फिर उनको वहां पे होल्ड करना है कम से कम 5-6 लाख लोगों को, तो फिर तो इदारों की सोच कुछ और होगी, क्योंकि अवाम के साथ कोई नहीं टकराता। मुल्क अवाम के सर पे चलते हैं और अवाम का फैसला सबको मानना पड़ता है, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, अदलिया हो, बाकी इदारे हो, उन सबको देखना पड़ेगा कि लोग एक चीज़ मांग रहे हैं तो दी जाए उनको वो चीज़, तो फिर सबको इलेक्शन की तरफ धकेला जाएगा। लेकिन अगर लोग इकट्ठे ना हुए या इमरान खान साहब अपने वादे के मुताबिक या अपने दावे के मुताबिक बड़ी तादाद में शहरियों को इस्लामाबाद लाने में कामयाब ना हुए, तो ऐसी सूरत में इसका फ़ायदा इंपोर्टेड हुकूमत को हो जाएगा और उनके सहूलतकारों को भी हो जाएगा। सहूलतकार जो है वो अपनी मर्जी के फैसले करवा लेंगे, जबकि इंपोर्टेड हुकूमत जो है वो फिर पक्की होकर बैठ जाएगी और उनके ऊपर से आखिरी खतरा या इमरान खान साहब की जो लॉन्ग मार्च की तलवार है वो भी हट जाएगी। लॉन्ग मार्च का खौफ तो है, ये खौफ कभी इंपोर्टेड हुकूमत को ले जाता है अदालत के सामने, कभी कंटेनर्स इकट्ठा करने पर मजबूर कर देता है। अभी जो लेटेस्ट खबर है उसके मुताबिक हुकूमत की लॉन्ग मार्च रोकने की तैयारी जो है वो उरूज पर पहुंच गई है। फैज़ाबाद पर कंटेनर्स की तादाद में मजीद इजाफा कर दिया गया है, मजीद कंटेनर पहुंचाए जा रहे हैं और लगातार इजाफा किया जा रहा है। जबकि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी गई और वहां पर जाकर कहा कि इमरान खान साहब एक जहाद का ऐलान कर रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोगों को लेकर आ रहे हैं इस्लामाबाद की जानिब। तो ये मुद्दा वहाँ पे उठाया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्ग मार्च के खिलाफ पहले से कोई भी हुक्म जारी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि मैंने आपको पहले भी ये कहा था कि इमरान खान साहब ने अनाउंस ही नहीं किया हुआ। तो जब तक वो अनाउंस नहीं करते, जब तक वो ये नहीं कहते कि मैं लॉन्ग मार्च फलां तारीख को लेकर आ रहा हूँ, तब तक कैसे उसके खिलाफ हुक्म जारी किया जा सकता है? यानी हर एक्शन के खिलाफ हुक्म जारी किया जा सकता है ना, या किसी स्टेटमेंट के खिलाफ जारी किया जा सकता है। इमरान खान साहब ये ज़रूर कह रहे हैं कि मैं लॉन्ग मार्च लेकर आऊँगा, लेकिन कब लेकर आएंगे ये तो वो नहीं बता रहे। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा एक प्रोग्राम में, मेरे प्रोग्राम में कहा, उसके बाद उन्होंने 1-2 जगहों पे कहा कि अक्टूबर से आगे मैं नहीं जाऊँगा। सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्ग मार्च के खिलाफ पहले से कोई भी हुक्म जारी करने से इनकार कर दिया और कहा कि हुकूमत कानून के मुताबिक सूरत हाल से निपट सकती है। जब हुजूम आएगा और कानून की खिलाफ वर्जी होगी तब ही हम मुदाखलत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ वफाकी हुकूमत की जानिब से तौहीन अदालत की दरखास्त की समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। जस्टिस एजाजुल हसन साहब थे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे, जस्टिस याया खान आफरीदी साहब थे और जस्टिस मोहम्मद अली मजर शामिल थे। समाअत शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल अख्तर असाफ ने कहा कि वजारत दाखिला ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दी है। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान ने लॉन्ग मार्च के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दी थी। इस दरखास्त की समाअत के दौरान अदालत को यकीन दहानी कराई गई, लेकिन यकीन दहानी के बावजूद इमरान खान ने कारकुनान को डी चौक की कॉल दी। अच्छा, वैसे उस वक्त तो कुछ डी चौक तक तो बहुत थोड़े कारकुन गए थे, कारकुन डी चौक से पीछे रुके थे और इमरान खान साहब ने भी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की थी। उस वक्त कारकुनों की तादाद इतनी ज़्यादा थी, 200-300 लोग उस तरफ चले गए थे,
बाकी ज़्यादातर लोग इमरान खान साहब के साथ मौजूद रहे थे और वहाँ खिताब करने के बाद इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च ख़त्म कर दिया था। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि रिपोर्ट्स की कॉपी आपको फराहम कर दी जाएगी, आपको कॉपी मिलने के बाद दोबारा समाअत करेंगे। अख्तर साहब ने कहा कि मेरी अदालत से अबूरी हुक्म की भी इस्तदा है, जिस पर चीफ जस्टिस ने इफ्तिसार किया कि क्या अबूरी हुक्म जारी करें, यानी क्या हुक्म जारी करें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इमरान खान इस्लामाबाद पर चढ़ाई को जहाद करार दे रहे हैं और रियासत की जिम्मेदारी है कि लोगों के बुनियादी हुकूक की हिफाजत करे और इमरान खान अपनी तकरीरों के जरिए लोगों को उकसा रहे हैं। हुकूमत कानून के मुताबिक सूरत से निपट सकती है, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा। और उन्होंने कहा कि जब तक इमरान खान साहब ऐलान नहीं कर देते तब तक तो कोई पहले से हुक्म जारी नहीं किया जा सकता। जब कानून की खिलाफ वर्जी होगी तब ही मुदाखलत करेंगे। अभी तक तो कानून की कोई खिलाफ वर्जी हुई नहीं। यानी जो कानून होता है ना, वो कहता है एक्सरिया और मंजरिया, ये दो चीज़ें होती हैं। जिन लोगों ने कानून पढ़ा उनको आइडिया है। एक मंजरिया का मतलब है कि एक इंसान ज़हनी तौर पे आमादा हो जाए एक जुर्म करने के लिए, और फिर एक्सरिया ये है कि वो जुर्म कर गुजरे। इन दोनों चीज़ों का मुकम्मल होना एक जुर्म के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी एक आदमी से अचानक जुर्म हो गया है, उसकी वो नीयत नहीं थी तो वो जुर्म नहीं कहलाएगा। अच्छा, एक आदमी की नीयत थी लेकिन उसने जुर्म नहीं किया तो वो भी जुर्म नहीं कहलाएगा। ये दोनों चीज़ें मुकम्मल होना ज़रूरी है कि मंजरिया और एक्सरिया, कि जनाब उस आदमी ने अपने दिमाग में एक जुर्म करने का सोचा और फिर उसको कर दिया, तो फिर तो जुर्म मुकम्मल हो जाता है। तो यहाँ पे तो इमरान खान साहब की सोच के ऊपर ही एक महल खड़ा किया जा रहा है, अभी तक प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं हुआ है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि अगर किसी सियासी लीडर ने हमारे हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो उसके संगीन नताइज बरामद होंगे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत आइंदा बुध तक मुलतवी करते हुए अटॉर्नी जनरल को इमरान खान के साबका एहतजाज से मुताल्लिक अदालती हुक्म पर जमा शुदा एजेंसियों की रिपोर्ट्स फराहम करने का हुक्म दे दिया। वैसे ये भी उन्होंने अजीब सा बहाना लगाया, उनके पास ना हो ये कैसे हो सकता है, सब मिलकर तो काम कर रहे हैं। यानी एजेंसियों में और वजारत दाखिला में कोऑर्डिनेशन तो बिल्कुल होनी चाहिए और वो है भी। उधर ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त की वजह से भी नवाज शरीफ साहब और उनके कैंप में बहुत बेचैनी है और लगातार बेचैनी बढ़ती चली जा रही है। यानी नवाज शरीफ साहब ने कोई भी हीला बहाना मानने से इनकार कर दिया। सवाए जावेद लतीफ़ ने यहाँ पे शरकपुर में डिलीवर किया, एक सीट जीते हैं, वो भी बड़े सख्त मुकाबले के बाद। PMLN अपनी 3 सीटें हार गई है, यानी अपनी 3 में से 2 सीटें PMLN हार गई है। आबिद शेर अली की नशिस्त और दूसरा ब्रिगेडियर एजाज शाह की नशिस्त, इन दोनों को जानबूझकर चुना गया था कि यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत कमज़ोर है और यहाँ उनको शिकस्त दी जा सकती है। जब PDM की बाकी जमातें भी नून लीग के साथ खड़ी होंगी तो कोई मुश्किल नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे भी बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई है। और पीपल्स पार्टी का जीत जाना, PMLN का हार जाना, ये नवाज शरीफ साहब को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब मरियम नवाज साहिबा का किरदार मजीद बढ़ाने का फैसला किया जा रहा है। यानी नवाज शरीफ साहब को हर मसले का हल ये लगता है कि मरियम नवाज के इख्तियारात में इजाफा कर दिया जाए। बहुत मुमकिन है कि उनको पार्टी की सदारत दे दी जाए और शहबाज शरीफ साहब को पार्टी की सदारत से हटा दिया जाए। मरियम नवाज साहिबा पार्टी की सदारत भी हासिल कर सकती हैं, कोई और अहम ओहदा भी हासिल कर सकती हैं, तो उनके रोल को बढ़ाया जा रहा है। फैमिली लिमिटेड आपको पता है पार्टी है, साद रफीक जितना मर्जी रगड़ा खा लें, राणा सनाउल्लाह जितना मर्जी रगड़ा खा लें, इनको वजारत शदारत मिल सकती है, लोगों को गालियाँ पढ़वाई जा सकती हैं, लोगों के साथ इनके झगड़े करवाए जा सकते हैं, इनसे बड़े मायूब बयानात दिलवाए जा सकते हैं, लेकिन इनके लिए कभी भी कोई वजारत आला नहीं होगी, इनके लिए कभी भी पार्टी की सदारत नहीं होगी, कभी भी वो ओहदे नहीं होंगे जो पार्टी के अंदर ये लोग डिज़र्व करते हैं। वो ओहदे अपने बच्चों को मिलेंगे, मरियम के बाद शायद कैप्टन सफदर के बेटे को मिले, या उसके बाद जो है वो मरियम नवाज़ के दामाद को मिले, क्योंकि वो भी आजकल इलेक्शन लड़ने की और सियासत में आने के लिए पर तोड़ रहा है। तो ये चल सो चल है, फैमिली लिमिटेड है, और फैमिली लिमिटेड के अंदर यही होता है कि जो भी ख़ानदान के लोग हैं, जितने वेले हैं, उन सबको सियासत के अंदर लाया जाता है और सबको उसका हिस्सा दिया जाता है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको मैंने पहले बताया था और आपको जून जुलाई में बता दिया था कि एक बड़ा बहरान गंदम का आने वाला है। उसका रीज़न ये था कि कुछ बैड गवर्नेंस शामिल थी। जब हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब थे तो उन्होंने वक्त से पहले सरकारी गंदम का कोटा जो है वो खोल दिया था, और जो गंदम की ख़रीदारी का टाइम था उसमें गंदम की ख़रीदारी भी उन्होंने नीयत के साथ नहीं की थी, और उसकी वजह से टारगेट अचीव नहीं हो सके थे। अब पंजाब के पास गंदम कम है। परवेज़ इलाही ने लिखा है वफाक को कि फौरी तौर पे गंदम चाहिए और बहुत ज़्यादा गंदम चाहिए, लेकिन गंदम अब आएगी कहाँ से? पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में और सिंध के अंदर जो सैलाब आया
उसके बाद अगले साल भी गंदम का बहरान, उसकी भी तवक्को है, और इस मरतबा भी गंदम का बहरान जो है वो हमारे सर के ऊपर खड़ा है। परवेज़ इलाही ने लिखा है कि 10 लाख टन गंदम फराहमी का हम मुतालबा करते हैं, जबकि ख़त में पंजाब को 3 लाख मैट्रिक टन गंदम की फौरी फराहमी की दरख्वास्त की गई है। अब ये गंदम कहाँ से लाई जाएगी? बहाना ये बनाया जा रहा है कि सैलाब के अंदर गंदम बह गई है, हालांकि इस तरह के वाक़यात बहुत कम हुए हैं। सिंध के अंदर आपको पता है वहाँ पे करप्शन, गठजोड़ वो इस तरह का है कि कोई भी चीज़ जो है कोई मौका ज़ाया नहीं होने देते। कुदरती आफत में भी पैसा बना लेते हैं लोग। और इधर पंजाब के अंदर भी हमजा शहबाज की हुकूमत थी। मैं उस दिन से आपको कह रहा हूँ कि गंदम का बहरान आने वाला है, और जब भी कभी आटे की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और बहरान आ जाए तो फिर आपने किसी और को नहीं, हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ और उनके सहूलतकारों को आपने बद्दुआएं देनी है, क्योंकि उनकी वजह से ये बहरान आ रहा है। मैं आपको बहुत पहले से याद दिला रहा हूँ, कई महीने हो गए आपको बता रहा हूँ कि गैस का और गंदम का बहरान आपके दरवाजे के ऊपर खड़ा है। आटे की कीमत आज आपके सामने है। आटा 55 रुपए किलो है या 50 रुपए किलो है, ये बहस 6 महीने पहले हो रही थी। हुकूमत कहती थी 50 रुपए किलो आटा है, अपोजिशन उस वक्त की कहती थी 55 रुपए किलो आटा है। इस बात पर लड़ते थे। आज कोई इस पर बात नहीं करता। आज 100 रुपए किलो से भी ज़्यादा महंगा आटा बिक रहा है। ये कर दिया पाकिस्तान में महंगाई की सूरत हाल। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।